स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो आपका सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। 100 मार्क्स आपके कवर करता है। तो स्टार्ट करें। रेडी? चलिए, राइट डाउन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज बेटे, ये 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है जी। और इस पेपर को हमने 2 पार्ट में पढ़ना होता है। वन इज कॉर्पोरेट लॉ, वन इज कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर इज अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के पेपर को 2 पार्ट में पढ़ना है। वन इज कॉर्पोरेट लॉज एंड सेकंड इज अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉज आपका कवर करता है 70 मार्क्स और अदर लॉज कवर करता है आपका 30 मार्क्स। कॉर्पोरेट लॉज 70 मार्क्स एंड अदर लॉज 30 मार्क्स। बेटे, कॉर्पोरेट लॉ भी 2 पार्ट में बांट दिया इन्होंने। कौन कौन से सर? पहला है कंपनीज एक्ट 2013, पहला आ गया कंपनीज एक्ट और दूसरा आ गया एलएलपी एक्ट 2008। कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट 2008। तो कंपनीज एक्ट आपका 60 मार्क्स का कवरेज करता है यहां पे और एलएलपी एक्ट 10 मार्क्स का कवरेज करता है, ठीक है जी। कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स और एलएलपी एक्ट 10 मार्क्स। उसके बाद हम अदर लॉ की तरफ आते हैं तो इसमें पहला चैप्टर आता है आपका जीसीए, जनरल क्लोजेस एक्ट। जनरल क्लोजेस एक्ट क्या है? ये एक्ट बताता है कि हमें लॉज को पढ़ना कैसे है, ठीक है जी। लॉज को पढ़ना कैसे है, लॉ को समझना कैसे है। तो ये अकेला थोड़ा सा कह रहा था, मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा, मुझे भी कोई साथ में चाहिए। तो हमने कहा चिंता ना करो, आपको हम बोर नहीं होने देंगे। आपके साथ एक और दोस्त जोड़ देते हैं आपका, जिसका नाम है आईयूएस। सर, ये आईयूएस क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो जीसीए जनरल क्लोजेस एक्ट और आईयूएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये दोनों बताते हैं। देखिए, जनरल क्लोजेस तो एक्ट है 1897, लेकिन जो आईयूएस है इट इज नॉट एन एक्ट। हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, लॉ को पढ़ना कैसे है, लॉ को समझना कैसे है, ये दोनों मिलकर बताएंगे। ये दोनों साथी हैं, साथ साथ चलने वाले हैं। जैसे ये दोनों है ना कॉर्पोरेट लॉ, ऐसे ये दोनों साथी हैं। जनरल क्लोजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपको बताता है हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, हाउ टू स्टडी द लॉ, हाउ टू एनालाइज द लॉ, व्हाट आर द लीगल प्रिंसिपल। ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, विस्तार में चर्चा जारी रहेगी। फिर उसके बाद एक और एक्ट आ जाता है इसके अंदर, फेमा 1999। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बेटे, आज की डेट में जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं प्रैक्टिस में, उनके क्लाइंट्स होते हैं एमएनसीज। जैसे मान लीजिए कोई यूएस बेस्ड होल्डिंग है और उसने इंडिया के अंदर सब्सिडरी बनाई, तो वो पैसा यूएस से इंडिया में भेजेंगे। भैया, सब्सिडरी काम कैसे करेगी? तो डॉलर्स में पैसा आ रहा है, फिर वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है सब्सिडरी में। या मान लीजिए, क्या आपका मन नहीं करता ये जानने का कि अगर आप फॉरेन विजिट पे जा रहे हैं तो कितना खर्चा अलाउड है, कितना नहीं है? या मान लो किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर जाके कराना है, कितना खर्चा अलाउड है, कितना नहीं है? या बाहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहूँ, ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? इन सभी विषयों पे चर्चा जारी रहेगी फेमा के अंदर जाके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपके जीवन से जुड़ा एक्ट है। कल को भैया आप लोग भी तो बाहर जाओगे, आप लोग भी तो लंदन जाओगे, यूएस जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, सिंगापुर जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कितनी फॉरेन करेंसी खर्च सकते हैं, कितनी नहीं, कितनी असेट जनरेट कर सकते हैं, कितनी नहीं। और अगर मुझे फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना हो या फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना हो
तो वो कितना कर सकती है कितना नहीं, तो ये सारे मैटर डील करेगा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है जी। तो भैया 60 नंबर का कंपनीज एक्ट, 10 नंबर का एलएलपी, 10 नंबर का जीसीए, 10 नंबर का आईओएस और 10 नंबर का ही फेमा। तो कुल मिला के 100 मार्क्स आपके पक्के। तो एक बात तो सीधी सीधी मुझे नजर आती है रौनक, एक बात तो दोस्त मुझे सीधी सीधी नजर आती है कि एलएलपी एक्ट, जीसीए, आईओएस और फेमा कर लिया तो पासिंग का दर से हो गया, फिर आराम से कंपनीज एक्ट को पढ़ते रहो। इन 4 एक्ट पे कमांड कस ली पहले, तो हमें यह लगता है चलो भाई हमने पासिंग लायक तो पढ़ लिया। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़े एक्ट नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस है और थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। प्यार से पढ़ेंगे, एक एक चीज कवर होती चली जाएगी। बट पढ़ना इन डेप्थ है और याद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा तरीका और बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, ये हाँ जी, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। हाँ जी, ये नोट कर लिया था, आगे बढ़ सकते हैं। गुड। तो हमने सिंपल सा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज को 100 मार्क्स का था, 2 पार्ट में बांटा, कॉर्पोरेट लॉज, अदर लॉज। और कॉर्पोरेट लॉज के अंदर कंपनीज एक्ट 60 नंबर का, एलएलपी 10 मार्क्स का, फिर आपका आ गया जीसीए और आईओएस और फेमा, ये तीनों 30 नंबर के। तो इधर अगर आप एलएलपी को भी इधर ही ले आओ और 40 नंबर यहां पकड़ लो, फिर आराम से आप कंपनीज एक्ट कर सकते हो। देखो, तरीके से चलना पड़ता है। अगर आप कंपनीज एक्ट कर रहे हो, वो तो समुंदर है, करते चले जाओ, उसका अंत नहीं है। जितना डेप्थ में जाओगे और डेप्थ मिलेगी। लेकिन अगर हम इन 3 से 4 एक्ट पे पहले कमांड कस लें, हमें पता है हमारे 40 नंबर पक्के, अब हम कंपनीज एक्ट को करते चले जाएं और धीरे धीरे वहां पे भी अपना अच्छा ग्रिप बना लें, तो हमारा आराम से चीजें कवरेज होती है। पेपर बेटे आपका 2 पार्ट में आता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो लॉ का एग्जाम है, कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम है, उसमें सब्जेक्टिव भी आता है, आपको मालूम होगा, और ऑब्जेक्टिव भी आता है ना जी। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है। और ऑब्जेक्टिव के लिए कोई इतना ये सोचने की जरूरत नहीं, बड़े आसान आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका आता है केस बेस्ड सिनेरियो। आपको केस स्टडी देगा, उसको स्टडी करने के बाद आपको अपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके आंसर करने होते हैं। ठीक है ना। तो वो भी आसान नहीं होने वाला अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर है और 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। 100 मार्क्स ही आपके कवरेज करता है, राइट। 70 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर और 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर। तो यहाँ पे हमारे 100 मार्क्स इस तरीके से कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऐसे आराम से चलते रहेंगे आगे आगे। अब देखिए, अब एक आखिरी पॉइंट बताने के बाद मैं सीधा चैप्टर की ओर अग्रसर होऊंगा। आखिरी पार्ट ये है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है। इसके अंदर सब बच्चे जानना चाहते हैं, अरे सर बताओ कि हमारे को किस तरीके से लेके चलें कि हमारा ये अच्छे से हमारा कवरेज रहे। ठीक है जी। अच्छा, हम यहाँ से उसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा, ये हाँ। तो देखिए, अब ये हमें कोई भी थ्योरी पेपर है, चाहे आपका लॉ का पेपर हो, चाहे आपका ऑडिट का पेपर हो, कोई भी थ्योरी पेपर है, उसे पढ़ने का तरीका यही है। और ये तरीका आपको आज याद रखना है, सीए इंटर में भी काम आएगा, सीए फाइनल में भी काम आएगा। और इसका कंसेप्ट का नाम है यूआरपी। क्या बोलो? यूआरपी। मालूम है यूआरपी के बारे में कुछ जानते हो? कुछ नहीं। यू से होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। आर से रिटेंशन और पी से प्रेजेंटेशन। ये तीनों बातों पे बेटे ध्यान देना है। अंडरस्टैंडिंग मतलब पहले आपको लॉ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक एक कंसेप्ट का मीनिंग, व्हाट और व्हाई आपको पता होना चाहिए कि भैया जनरल मीटिंग क्या होता है और जनरल मीटिंग क्यों होती है, एजीएम क्या होती है और एजीएम क्यों होती है, मिनट्स क्या होती है और क्यों बनाई जाती है ना। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। कंसेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है। फिर रिटेंशन होता है बेटे याद करना। याद करना आपका काम है, क्योंकि टीचर यहां बैठ के 2 ही काम कर सकता है, एनीवन,
या तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता है या रट्टे लगवा सकता है। तो मेरा मानना है, मेरी जो ड्यूटी है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं और कुछ कुछ हद तक आपको याद भी हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे लर्न राइट एंड रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा, जिसे LWR कहते हैं, रिटेंशन के लिए लर्न राइट एंड रिवाइज। याद करें, लिख के देखें, रिवाइज करें, क्योंकि बिना याद किए तो लॉ ऑडिट के एग्जाम आपके पास होने नहीं वाले। अगर इस एग्जाम को पास करना है, याद करना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, सिंपल बात है। और प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। और ज्यादातर क्वेश्चन आज की डेट में किस रूप में आ रहे हैं? केस बेस्ड सिनेरियो, केस स्टडीज। तो हमें केस स्टडीज की क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। कितनी केस स्टडीज की प्रैक्टिस चाहिए? अरे भैया ये सीए इंटरमीडिएट है, या कम से काम नहीं चलता। मेरा मानना है कम से कम 250 से 300 केस स्टडी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। 250 से 300 केस स्टडी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निसंकोच आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो ये पैटर्न पे आपको चलना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, याद करना है, लिख के देखना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, इतना डन है बेटा। जब आप कॉस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, देन व्हाई नॉट लॉ? लॉ के भी आपको केस स्टडी लिख लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आप मेंटेन कर सकते हो। राइट, चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, है ना। चलिए, तो अब हम सीधा सीधा आ रहे हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है जी। आशु नाम है बेटे आपका, आशु। आशु क्लियर हो रहा है बेटे बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके है रिपोर्ट? चलिए, अभी तो समझाना शुरू ही करना है ना। चलो अच्छी बात है, अभी आपको ये क्लियर है। हाँ जी, इसको कर लिया जाए ओपन। चलिए, PDF में ले लेते हैं ना, उसको लिखना भी होगा ना इसमें। इसमें चलेगा क्या? ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। गुड। तो चलिए हम अपने पहले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं और सीधा आते हैं LLP एक्ट 2008। ये 10 नंबर आपके कवरेज करेगा एग्जाम में। देखो सिंपल बात है, कैलकुलेशन सारी कर ली, सब कुछ पता चल गया कब कैसे कैसे चलना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं LLP एक्ट 2008 और इसे करने के बाद आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो मैं तो सीधी सीधी कैलकुलेशन वाइज भी चलता हूँ, ये 10 मार्क्स का आपका कवरेज करेगा। ठीक है जी। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं सीधा। LLP एक्ट 2008, चलिए चलिए तो LLP एक्ट 2008, इसके अंदर हमारे ऑल दो 20 टॉपिक्स इसमें हमने बनाए हैं। एक दो टॉपिक ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। आपको पता है, आपने फाउंडेशन लेवल पे भी ये LLP एक्ट होता है, बट वो बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आपको फुल फ्लेज बड़ा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। LLP एक्ट 2008 थोड़ा सा मैं परिचय इसके बारे में दे दूं, फिर हम बढ़ते हैं। बेटे पहले क्या था, जो ओल्ड रिजीम चलता आ रहा है शुरू से, मतलब आप लगा लो कई सौ साल पहले से, कब से, 18th सेंचुरी से हमारा क्या चलता आ रहा है, कंपनीज एक्ट। बच्चे कहते हैं ना सर ना, आप तो गलत बोलते हो, कंपनीज एक्ट तो आया था 1956 से। मैंने कहा ना बेटे ना, तुम गलत बोलते हो। पहला इंडियन कंपनीज एक्ट कब आया था? हाँ जी, 18th सेंचुरी में कब आया था? पहला कंपनीज एक्ट आया 1850 में। पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया 1850 में ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844। पहला इंग्लिश कंपनीज एक्ट आया 1844 में, और पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया 1850 में। और 1850 में आने के बाद ए नंबर ऑफ टाइम उसमें अमेंडमेंट हुए, और उसके बाद 1913 में फिर से एक्ट आया, फिर उसमें अमेंडमेंट हुए। फिर जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना,
फिर एक नए एक्ट की नीड आई, तो फिर उसके लिए हमने कमेटी बना के 1956 वाला एक्ट बनाया और उसके बाद 2013 वाला आया। कहने का मतलब ये है, वो हम कंपनीज एक्ट में आपको पढ़ाएंगे भी। कंपनीज एक्ट में बहुत जबरदस्त पुराने मतलब 1850 से चलता आ रहा है और मल्टीपल टाइम चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन आज हमें नीड लगी, क्या नीड लगी कि हमें एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर चाहिए जो फ्लेक्सिबल भी हो और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी हो। अगर कोई कहे आपसे कि मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करना है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करना है, तो आप सबसे पहले उसे एडवाइस हम करते हैं, भैया कंपनी बना लें। जब हमें कोई कहता है कि हमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करना है, तो हम कहते हैं भाई कंपनी बना ले। कहता ना 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 सर, कंपनी में सरदर्दी बहुत है, कभी कंपनी के डायरेक्टर के मतलब दिन वगैरह लो, डीएससी। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत जगह करना पड़ेगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। पर नहीं सर नहीं, वहां तो हर जगह लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते रहो, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी है। कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ ना कि भैया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी आ जाए और ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी भी पूरी ना करनी पड़े, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी काम कर सके और लीगल फॉर्मेलिटी भी ज्यादा पूरी ना कर सके। तो लॉ ने कहा बेटा एक नया वर्जन तेरे को दे रहा हूं, बना लो। फिर क्या बना लो? एलएलपी। क्या बना लो? एलएलपी। तो सर एलएलपी तो पार्टनरशिप है ना बेटे, ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ना ये पार्टनरशिप है ना ये कंपनी है, ये थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप है और थोड़ी थोड़ी कंपनी है। तो दोनों का संगम कर लो और दोनों के फीचर को जोड़ लो, उनको मिला के एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या कहलाएगा? एलएलपी। तो एलएलपी के बारे में भी परिचय करेंगे, अच्छे से जानेंगे। लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन और आइए शुरुआत करते हैं अपने 10 नंबर की जर्नी। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पार्लियामेंट ने एलएलबी बिल पास किया 12 दिसंबर 2008। कब पास किया बोलो? 12 दिसंबर 2008। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लिया जाए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और इसको स्क्रीन को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें हम। वैसे विजिबिलिटी हाँ यहाँ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अभी और बड़ा कर देते हैं उसमें, मुझे ना विजिबिलिटी में जबरदस्त चलती है। ठीक है, नाउ बेटर है ना। तो बेटे पार्लियामेंट ने एलएलपी बिल पास किया। कब पास किया? 12 दिसंबर 2008। कब पास किया बोलो? 12 दिसंबर 2008। और भारत के राष्ट्रपति की असेंट मिली 7 जनवरी 2009। एलएलपी बिल पास हुआ 12 दिसंबर 2008, भारत के राष्ट्रपति की असेंट मिली 7 जनवरी 2009। और ज्यादातर प्रोविजन, मैनी ऑफ द सेक्शन, नॉट ऑल, मैनी ऑफ द सेक्शन एप्लीकेबल किए गए, इन्फोर्स किए गए 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2009। और एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। सेक्शन 81 हैज नाउ बीन ओमिटेड, सेक्शन 81 हैज नाउ बीन ओमिटेड। अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 81 हटा दिया गया है, सेक्शन 81 हैज नाउ बीन ओमिटेड। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएलपी बिल पार्लियामेंट से पास हुआ 12 दिसंबर 2008। कब पास हुआ बोलो? 12 दिसंबर 2008। भारत की राष्ट्रपति की असेंट मिली 7 जनवरी 2009। और मैनी ऑफ द सेक्शन इन्फोर्स किए गए। कब से इन्फोर्स किए गए? 31 मार्च 2009। एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल। सेक्शन 81 हैज नाउ बीन ओमिटेड। और फर्स्ट शेड्यूल कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी, ठीक है ना, एंड इट्स पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। क्या मतलब? आइए जाने, फिर इसको रिकैप भी करेंगे आगे बढ़ने से पहले। बस पहला कंटेंट यही डन हो जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहते हैं? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। अगर फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो, हाँ जी, अगर फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो तो फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब क्या? एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बोलो? एलएलपी एग्रीमेंट ना हो तो क्या लगेगा? शेड्यूल 1। क्या लगेगा बोलो? अगर एलएलपी एग्रीमेंट ना हो तो क्या लगेगा बोलो? शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 क्या कहता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एज वेल एज एलएलपी इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स की एलएलपी के प्रति क्या ड्यूटी है और एलएलपी की पार्टनर्स के प्रति क्या ड्यूटी है, एलएलपी और उसके पार्टनर्स के क्या राइट है, ये गवर्न करेगा आपका शेड्यूल 1। ठीक है जी। तो शेड्यूल 1 कब लगता है? इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट ना हो तो क्या लगेगा? शेड्यूल 1। उसके बाद सेकंड शेड्यूल, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। बेटे ये फर्म क्या है?
पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म क्या है? ये फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म। क्या है बोलो? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है? शेड्यूल 2 बताता है। फिर शेड्यूल 3 कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन बताएगा? शेड्यूल 3। फिर कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है? शेड्यूल 4। तो 4 शेड्यूल है। अरे अभी तो बताया भाई, याद करो ना। 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल। सेक्शन 81 हैज नाउ बीन ओमिटेड। शेड्यूल 1 कहता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एज वेल एज एलएलपी इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। शेड्यूल 2 कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। शेड्यूल 3 कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। शेड्यूल 4 कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है जी। इसके बाद सर सुनो बेटा, सुनो, किसी भी एक्ट को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए कोई तो अथॉरिटी चाहिए। बेटे ये हिंदुस्तान का नहीं, पूरे संसार का नियम है कि भैया डंडा चाहिए सिर पे। बिना सिर पे कोई डंडा मारने ना बैठा हो तो कोई काम ही नहीं करता जी। ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारी। तो भैया एक्ट तो बना दिया तो कोई लागू भी तो करवाएगा। तो लागू करवाने के लिए 2 अथॉरिटी है, वही सेम वाली भैया, कंपनीज एक्ट वाली, एमसीए और आरओसी। एलएलपी एक्ट को कौन मैनेज करेगा? एडमिनिस्टर का मतलब होता है बेटे टू मैनेज। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है बोलो? टू मैनेज। एलएलपी एक्ट को कौन मैनेज करेगा? एमसीए एंड आरओसी। ये तो घोट के पी जाना, क्योंकि आपके दिमाग में सेट होने चाहिए 2 वर्ड। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो लाखों कंपनियां और एलएलपी है सबको मैनेज कौन करता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है जी। एमसीए की वेबसाइट है www.mca.gov.in। वहीं जाके सारा काम होता है। आपने एलएलपी बनानी हो, रजिस्टर्ड करानी हो, उसके डॉक्यूमेंट फाइल करने हो, उसका वाइंड अप करवाना हो, कोई चेंजेस करने हो, सारा काम एमसीए की साइट पे जाके होता है। ठीक है जी। एमसीए और आरओसी मिलके ही इसको मैनेज करवाएंगे। इनको इंटरेस्टेड मतलब होता है सौंपना। एलएलपी एक्ट को मैनेज करने की टास्क किसको सौंपी गई है? एमसीए एंड आरओसी। ठीक है जी। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता। तो ये आपका पहला कंटेंट डन होता है। अब इसको रीकैप करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, प्यार से याद करते चलो। चलिए मैं पहले वापिस ऊपर चलता हूँ। चलो चलो चलो, मुझे कोई जल्दी नहीं है जी, मैं तो बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ जी। बिल्कुल प्यार से पढ़ो, इसको रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने इसको लगा दिया जी टिक, आई इसलिए हम, है ना जी। चलिए, तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने एलएलपी बिल पास किया। कब पास किया? 12 दिसंबर 2008। कब पास किया बोलो? 12 दिसंबर 2008। भारत के राष्ट्रपति की असेंट मिली। असेंट मतलब सहमति। कब मिली? 7 जनवरी 2009। मैनी ऑफ द सेक्शन अप्लाई किए गए। कब से किए गए बोलो? 31 मार्च 2009। एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। सेक्शन 81 हैज नाउ बीन ओमिटेड बाय एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 4 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट ना हो तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल होगा। शेड्यूल 2 क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। शेड्यूल 3 क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। और शेड्यूल 4 क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। याद रखना, लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले क्या करवाना पड़ेगा? अनलिस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, उसके प्रोसीजर इन शेड्यूल में दे रखे हैं। और एलएलपी एक्ट को मैनेज कौन करेगा? एमसीए एंड आरओसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और लास्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। डन, याद हो गया पहला टॉपिक। बस इतना ही याद करा सकता हूं मैं क्लास में, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, क्योंकि मेरा काम तो क्या है? कॉन्सेप्ट समझाना। पर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ कुछ याद भी हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आगे बढ़ते हुए बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेल डन। ये बेटा जितना भी लोग कोई भी ऑनलाइन बैठे ऑफलाइन बैठे, बिल्कुल एकदम एक्टिवली पढ़ना है और चीज़ों को पैक करते हुए चलना है, बढ़िया से समझते हुए।
ठीक है। और मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं बीच बीच में अपना बिल्कुल बात करते हुए चलता हूँ, मुझे बीच बीच में बात करके चलने में बड़ा मजा आता है। जैसे मैं वापस जा रहा हूँ इनके पास। हाँ जी आशु, क्लियर है बेटे? पहला टॉपिक क्लियर है एकदम? मजा आ गया पढ़ के एकदम? तो अच्छे से इसको पढ़ते चलिए, याद करते चलिए एकदम से, और बीच बीच में करते चलेंगे आराम से। हाँ जी, LLP मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, सेकंड टॉपिक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए LLP मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, अब आएगा कॉन्सेप्ट। शुरू में तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा रट्टा था, लेकिन अब समझने वाली बात आ गई, अब बिल्कुल धीरे। LLP मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। LLP is a new form of legal business entity with limited liability। तीन चीजें अंडरलाइन कर लेंगे, न्यू फॉर्म, लीगल बिजनेस एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। बड़ा मजेदार है। तो बेटे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दीजिएगा। इफ LLP इज द न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, और सर रुको, व्हाट इज लीगल बिजनेस एंटिटी? रोनित, व्हाट इज लीगल बिजनेस एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे भाई, लीगल बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये लो मैं यहां लिख देता हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल बिजनेस एंटिटी का मतलब आशु सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब? LLP अलग है, पार्टनर्स अलग है। इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ LLP इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। LLP अलग है, पार्टनर्स अलग है। LLP के कामों के लिए पार्टनर लाइबल नहीं होते, और पार्टनर के पर्सनल कामों के लिए, पर्सनल कामों के लिए LLP लाइबल नहीं होती। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, पार्टनर ट्रांजैक्शंस का खुद जिम्मेदार है। पार्टनर अलग है, LLP अलग है। अगर पार्टनर कोई पर्सनल लेवल पे कोई काम करता है, उसके लिए LLP लाइबल नहीं होगी, और LLP के कामों के लिए पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल बिजनेस एंटिटी का मतलब रोनित आगे से क्या बोलोगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। If LLP is the new form of legal business entity, then what is the old form of legal business entity? अगर न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी LLP है, तो ओल्ड फॉर्म क्या होगी बताओ? कंपनी। कंपनी इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ, वेरी गुड आंसर बेटे। आवाज आ रही है आपकी मेरे पास? बताया करो। इफ LLP इज द न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, देन व्हाट इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी? कंपनी। कंपनी तो भैया 1850 से चल रहा है, ये तो मसे अभी आया 2008 में LLP एक्ट। तो LLP इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर फंस गए बेटे आप लोग। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? ऑफ पार्टनर्स। लिख लीजिए। अरे भैया LLP की खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओ भाई सुनो, कंपनी की भी खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सर लिमिटेड कंपनी में भी? ऑफ कोर्स यार। अरे कंपनी ने जितनी लाइबिलिटी ली है वो तो चुकाएगी ना। ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी बताई गई है कंपनी में बताई गई है मेंबर्स की, और यहां बताई गई है किसकी? पार्टनर्स की। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ, लिख लो, पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ, बोलिए, पार्टनर्स। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। तो LLP इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। LLP इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है। अरे सर, अल्टरनेटिव तरीका मतलब क्या? अल्टरनेटिव तो दो होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं, एक तो अल्टरनेटिव हो नहीं सकता। अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने का कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल अल्टरनेटिव LLP है, तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? कंपनी भी तो है। तो इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है। कैसे? एक तरीका कंपनी भी तो है मेरे भाई, और दूसरा तरीका क्या है? LLP। दैट नॉट ओनली गिव द लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? बोलो, पार्टनर्स की। अरे बोलो ना, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? बोलो, पार्टनर्स की। एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। अरे हाँ भैया, वरना हम कंपनी ना बना लेते। हमें क्या चाहिए?
लो कंप्लायंस कॉस्ट, अरे सर साधारण भाषा में बताओ ना, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या चाहिए बोलो ना, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। हमें ज्यादा कानूनी पेचों में नहीं पड़ना, हमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम तो करना है, लेकिन भैया हाथ जुड़वा लो, हमारे बस की नहीं है बार बार फॉर्म फाइल करते रहो। एक छींक भी मारी तो फॉर्म फाइल करके आओ आरओसी को, ये हालात है। पर बेटे ये हालात कंपनी वालों के लिए है, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। अरे सुन लो, अगर कंपनीज एक्ट को ढंग से पढ़ लोगे, करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो, करोड़ों रुपए की। क्योंकि कंपनी के अंदर एक सिंगल प्रस्ताव भी अगर पास होता है तो आरओसी को फाइल करना है, और हर फाइलिंग के हम क्या लेते हैं, पैसे। तो कंपनीज एक्ट को ढंग से कर लिया। अरे कंपनीज एक्ट टेक्निकल किसके लिए है, क्लाइंट के लिए है। क्लाइंट को पता है बार बार फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। अरे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, जितनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होंगी उतनी बार क्लाइंट मेरे पास आएगा, और जितनी बार क्लाइंट मेरे पास आएगा उतना मेरा बिजनेस फलता फूलता चला जाएगा प्रैक्टिस का। तो भैया कंपनीज एक्ट में कमाई बहुत है। कंपनी बनाने से लेके बंद करने तक चलते चले जाओगे ना, इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है कि आराम से करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस आप सेटअप कर सकते हो। लेकिन एलएलपी में फॉर्मेलिटी एलएलपी में भी है, बट एज कंपेयर टू कंपनी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, एज कंपेयर टू कंपनी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। तो एलएलपी बनाने का एक फायदा है, क्या फायदा है, लो कंप्लायंस कॉस्ट, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। आगे बढ़ो। अलाउ द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरलाइन करो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, जब लॉ नहीं बताएगा हमें क्या करना है, हम आपस में बैठ के तय करेंगे हमें क्या करना है। फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी रोनित, फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी, जब हम आपस में बैठ के तय करेंगे हमें क्या करना है। और कैसे तय करेंगे, बाय एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी कैसे चलेगी बोलो, कैसे चलेगी, बाय एलएलपी एग्रीमेंट, बाय एलएलपी एग्रीमेंट। ओके जी, क्लियर है बात। तो इसलिए यहां पे ये नहीं बताया कि हमें ये काम करना है। अरे भैया हम डिसाइड करेंगे, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरा कैपिटल इंट्रोडक्शन क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, मेरा। अरे बिल्कुल पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरह बनता है जी, एलएलपी एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरह बनता है। वैसे ही भाई तुम्हारा हमारा पीएसआर क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, तुम कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे, मैं कितना करूंगा, हमारे राइट ड्यूटी वगैरह सब लिख देते हैं हम उसमें। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। क्या आ गई बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब बताओ मुझे, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, नीचे आकर रिवीजन के पॉइंट है। एलएलपी इज ए, पहला बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है बोलो, एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है, फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसकी, पूरा लिखना, अधूरा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है बोलो, अनलिमिटेड। एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है बोलो, अनलिमिटेड। और पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है बोलो, लिमिटेड। एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है बोलो, अनलिमिटेड। एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है बोलो, अनलिमिटेड। और पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है बोलो, लिमिटेड। ओके ओके, चले आगे बोलो, चले डन। तो एलएलपी इज ए कॉर्पोरेट अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म, रिपीट है, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी फीचर कहां से आया, कंपनी का। और फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई, पार्टनरशिप से। मैंने कहा ना, कुछ फीचर ले लिए कंपनी के और कुछ फीचर ले लिए पार्टनरशिप के, कुछ फीचर ले लिए कंपनी के और कुछ फीचर ले लिए पार्टनरशिप के। कंपनी के क्या फीचर लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, अभी आएंगे फीचर। पार्टनरशिप से क्या फीचर ले लिए, एलएलपी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। तो भैया ना तो ये कंपनी है ना ये पार्टनरशिप है, ये थोड़ी थोड़ी कंपनी है और थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप है। इट इज ए हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। हाइब्रिड का मतलब होता है ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, एंड दैट इज द न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड एलएलपी। क्या कहलाएगा, एलएलपी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एवरीबॉडी, क्लियर है बात सभी को। तो ये बात आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको दावे से कहता हूं, हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में बैठे हो, अगर ये लेक्चर्स आप ढंग से कर गए और साथ साथ जैसे बताऊंगा तैयारी कर गए, कोई एग्जामिनर पैदा नहीं हो आपको फेल कर जाए, ये गारंटी है।
लेकिन याद करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, केस स्टडी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए एक बार जरा इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक की ओर। सेकंड टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो। डन है सेकंड टॉपिक। चलिए, हाँ जी। तो उतने तक ही देंगे ना, कंपनी में भी तो यही होता है, मेंबर देंगे क्या? आप कंपनी के मेंबर हो, कंपनी बर्बाद हो गई, तुम पैसे दोगे शेयर होल्डर, तो ऐसे ही होता है एलएलपी में भी। पर लिफ्टिंग अगर वहां होता है तो यहां भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए फ्रॉड के केस में। अगर कंपनी में बदमाशी करो, फ्रॉड करो, तो हम उन लोगों को भी लाइबल करते हैं ना जिन्होंने फ्रॉड किया था। तो यहाँ पे भी वही है, अगर एलएलपी के अंदर पार्टनर फ्रॉड करेंगे फिर लिमिटेड लायबिलिटी नहीं आएगी, फिर उन पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। पर अगर नॉर्मल एलएलपी चल रही है, लॉसेज हो गए, एलएलपी बंद होने जा रही है, तो जितने की एसेट है उतने ही पे करेंगे। पार्टनर तो बस अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके, बात खत्म। अगर अनलिमिटेड में ही काम करना होता तो फिर तो पार्टनरशिप बना के नहीं क्यों ना काम करते, फिर काहे को इतनी लीगल फॉर्मेलिटी में पढ़ते भैया। हम लीगल फॉर्मेलिटी में इसीलिए पढ़े हमारे को, ताकि कम से कम लिमिटेड लायबिलिटी आए पार्टनर्स की। ठीक है जी, ये चीज है। अगर एलएलपी बिना किसी फ्रॉड, बिना किसी गड़बड़ के चल रही है, तो वहां पे एलएलपी की जितनी एसेट है उतनी चुकाई जाएंगी। पार्टनर घर से नहीं चुकाएंगे, पार्टनर ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया बस, उसके आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, वाह जी वाह, देखो क्वेश्चन भी आ गया, मजे आ गए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका स्टडी मटेरियल का है, आरटीपी मई 2022 का है, एमटीपी दिसंबर 2022 का है, 23 का है। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक्सप्लेन, ये तो बड़ा सिंपल है, वही उठा के लिख देना है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब बता ही देना है, लिमिटेड लायबिलिटी किसकी है? पार्टनर्स की, और वो लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर आप बता देना। ठीक है, उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप मतलब ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से आंसर को। तो एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की और फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप की। लिमिटेड लायबिलिटी किसकी? कंपनी की, और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी? पार्टनरशिप की। तो लिमिटेड लायबिलिटी में हर पार्टनर एलएलपी का, फॉर द बिजनेस ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एलएलपी का जो पार्टनर है, जो पार्टनर है एलएलपी में, वो एलएलपी का तो एजेंट है पर एक दूसरे का एजेंट नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, अगर मैं एलएलपी का बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं एलएलपी की ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो मेरे कामों के लिए कौन लायबल होगी? एलएलपी। मैं कौन हूं? पार्टनर। आई एम द एजेंट ऑफ एलएलपी, और एजेंट के कामों के लिए कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल। तो मेरे कामों के लिए कौन लायबल होगा? बोलो ना, एलएलपी। पर मेरे कामों के लिए दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर भी एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं, पर एलएलपी में एलएलपी के जो पार्टनर हैं, दे आर द एजेंट ऑफ एलएलपी, नॉट द एजेंट ऑफ ईच अदर। एक पार्टनर के कामों के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी है? बोलो, लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। अरे भैया मैंने कहा मैं 5 लाख रुपए दूंगा, कितने दूंगा? 5 लाख रुपए। तो कल को एलएलपी का दिवाला भी निकल गया, एलएलपी इंसॉल्वेंट भी हो गई, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? केवल 5 लाख तक। और अगर मैं 5 लाख पूरा कंट्रीब्यूट कर चुका हूं तो मेरी लायबिलिटी नील। क्या होगी? बोलो, नील। क्लियर है बात? वाइल एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। खुद की लायबिलिटी क्या है? अरे भाई एलएलपी ने जो लोन लिए, जो उधार लिए, वो तो चुकाएगी ना पूरा, जितना उसकी एसेट है उतने तक। फुल लायबिलिटी मतलब जितनी एसेट की पाई पाई बेच के चुकाएगी ना, वो कह रहे हैं। बस आगे चलो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यहां तक क्लियर है? मैं जरा इनसे भी पूछ लूं, हमारे मित्र बैठे हैं ऑनलाइन, है ना, इनसे भी पूछते चले। ओके बेटा, हाँ जी यार, नाम बोल दो एक बार, तुम्हारा नाम मैं भूल जा। आशु, आशु क्लियर है बेटे? बढ़िया से। बस इसको साथ साथ अपना रिप्लाई करते रहो तो मुझे एकदम एक्टिवली रहेगा। मुझे बड़ा मजा आता है साथ साथ लेके चलने का, है ना जी। चलिए,
अरे भाई आजा। कहाँ है भैया? हम यहीं पे हैं। हाँ जी, हाँ ठीक तो है। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। LLP अलाउड इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर पार्टनरशिप। जल्दी से बता दो मुझे, इंटरनल स्ट्रक्चर को एज पर पार्टनरशिप मैनेज करते हैं कैसे? इंटरनल स्ट्रक्चर को पार्टनरशिप की तरह मैनेज कर रहे हैं कैसे? एज पर LLP एग्रीमेंट। एज पर LLP एग्रीमेंट, मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से बनाया, बैठ के बनाया अपनी कंसेंट से। LLP फॉर्म enable the entrepreneurs, professionals, enterprises providing their services of any kind or engage in scientific or technical discipline to form commercially efficient vehicle। यह तो कहानी है। suited to their requirement, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करो। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स LLP बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट LLP बना के काम कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी LLP बना के काम कर सकते हैं, एडवोकेट्स LLP बना के काम कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट LLP बना के काम कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इससे क्या होता है? कॉमर्शियली एफिशिएंट व्हीकल, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं लग रहा ना, कम में काम चल जा रहा है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि हम एग्रीमेंट बना के काम करते हैं, तो ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है और इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल वालों के लिए सुटेबल है। डन इट एवरीवन? ओके है, डन है, क्लियर है? बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक भी हमारा डन हो गया, तो क्वेश्चन था बेटे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला पड़ाव हमारा आ रहा है, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड टॉपिक बोलिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। और ये एक एक करके याद करेंगे, और जो भी पढ़ाया जाता है उसे घर बैठ के याद कीजिए, याद करो, लिख के देखो, रिवाइज करो। और मैं तो क्लियर कट कह के चलता हूं लॉ की क्लास में, फेमस है मेरा कोट कि याद नहीं तो पास नहीं, और पास नहीं तो CA बनने की कोई आस नहीं। CA बनना है तो याद करना पड़ेगा, याद करना है तो लिख लिख के देखना पड़ेगा, और लिख लिख के देखने से पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। यहाँ पे आए हो और घर बैठ के भी पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद याद करो। ठीक है जी? चलिए, बॉडी कॉर्पोरेट। बेटे पहले हम ये जानते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट को हम कॉर्पोरेट बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट बॉडी। सुनिए, पहले मैं बॉडी कॉर्पोरेट बता रहा हूं क्या होती है। इधर देखिए, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या ये बोलो? एसोसिएशन ऑफ पर्संस incorporated under any statute, incorporated under any statute, having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोलो? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है साहब? पर्सन्स हु एसोसिएट टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज और गोल। वो लोग जो एक साथ आए हैं किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए। ये कॉमन पर्पज और गोल जनरली क्या होता है? इकोनॉमिक पर्पस। क्या होता है बोलो? इकोनॉमिक पर्पस। सुनिए, बहुत ही डेप्थ है, बहुत ही टाइम टेकिंग डेफिनेशन है, इसे जल्दी में नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगना है इसमें। क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो बेटे एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? पर्सन्स हु एसोसिएट टुगेदर, जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस और गोल। वो लोग जो एक साथ आए हैं किसी कॉमन पर्पस या गोल को अचीव करने के लिए। मतलब एसोसिएट होता है एक साथ आना। अगर दो लोग मिलके मूवी देखने जा रहे हैं तो ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। दो लोग मिलके क्लास लेने आए, कहते चलो हम क्लास लेने चलेंगे, ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। चार लोग मिलके मॉल घूमने गए, ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना। पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, LLP भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कंपनी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है।
पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस और गोल। वो कहते हैं ना, हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन जनरली क्यों बनाई जाती है? फॉर इकोनॉमिक पर्पस। जनरली, मैंने जनरली वर्ड यूज किया है, ऑलवेज यूज नहीं किया। जनरली क्यों बनाई जाती है? फॉर इकोनॉमिक पर्पस। अब इकोनॉमिक पर्पस क्या हो सकता है? इट मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अल्टीमेट गोल तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो अब सर एक तो इसमें और बात आ गई, सर जितना डेप्थ पकड़ो उतना कम है। तो मैं कहूं बॉडी कॉर्पोरेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और पर्सन दो तरह के होते हैं बेटे, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि तो सर क्या एलएलपी में आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर बन सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स। यानी कि ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, केवल नेचुरल पर्सन बन के एलएलपी नहीं बनाते, आर्टिफिशियल पर्सन मिलके भी एलएलपी बना सकते हैं। सर क्या मतलब? दो कंपनी मिलके भी एलएलपी बना सकती है, दो एलएलपी मिलके भी तीसरी एलएलपी बना सकते हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर। पर्सन का मतलब not only natural person but it also include artificial person such as LLP company etc. Done. आगे बढ़ते हुए, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्टेच्यूट। स्टेच्यूट मतलब एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बोलो बेटे, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। जो बनी हो, फॉर्म हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो, किसमें? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी एक्ट। क्यों? मैं आगे चल के बताऊंगा एनी एक्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली अंडर इंडियन एक्ट, इवन अंडर फॉरेन एक्ट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी कॉर्पोरेट, इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन एक्ट और फॉरेन एक्ट, अंडर एनी एक्ट। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि किसी भी एक्ट में फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड ही हो। जैसे कंपनी है, कंपनी किस एक्ट में बनती है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी बनी अंडर एलएलपी एक्ट 2008, इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इट इज सेटअप अंडर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, आई होप सो, ठीक है ना। तो उसमें बना 1959 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट बना, तो ये सीडब्ल्यू वाले और ये सीएस वाले, ये भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 बॉडी कॉर्पोरेट है। एसबीआई अंडर एसबीआई एक्ट 1992 बॉडी कॉर्पोरेट है जी। तो देयर आर ए लॉट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है जी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो क्लियर हो गया होगा। नेचुरल पर्सन भी आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन भी आएंगे, और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्टेच्यूट। स्टेच्यूट मतलब एक्ट और लॉ, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी अलग है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अपने मेंबर से अलग होती है, सिंपल बात। परपीचुअल सक्सेशन, इसकी लाइफ उसके मेंबर से अलग है, ठीक है ना। अभी आएंगी फीचर सारे आएंगे, उसमें देंगे। लाइफ ऑफ द एलएलपीज या लाइफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज separate from the life of its member or those person who are incorporating it, and common seal is the TAPA, official signature of the LLP और कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग बताया जी, डेफिनेशन पे तो मैं अभी आया ही नहीं। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? सब लोग बोलो, इट इज नंबर 1, इट इज एन, बोलो आवाज आनी चाहिए, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नंबर 2, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्टैट्यूट, having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. Done. ओके है। एग्जाम्पल बताई दिए बॉडी कॉर्पोरेट के बहुत सारे, फिर से लिखूंगा, इसे मिटा दूं, इसे हटा देता हूं ना पहले, है ना जी, इसे हटा देता हूं, फिर यहां पे एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। अब आएंगे डेफिनेशन पे। अभी तो बेटे मैंने केवल मीनिंग क्लियर किया है, और जो भी इंटरप्रिटेशन दे लिखते रहा करो साथ साथ, ठीक है। आगे ध्यान रखना इस चीज पर।
चलिए बेटे, बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया एलएलपी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में। कैसे पढ़ना है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। सेक्शन 2 के बाद क्लॉज पढ़ते हैं। डेफिनेशनल सेक्शन है ना, डेफिनेशनल सेक्शन में सेक्शन के बाद क्या पढ़ते हैं? क्लॉज, क्योंकि हेडिंग को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना अंदर का पार्ट, इसलिए। चलिए, इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट में क्या कह रहा है? कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। लो जी, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, चेक करते हैं ना, चेक करते हैं ना। नंबर 1, क्या कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? यस। क्या कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? यस। क्या कंपनी किसी एक्ट में बनी है? यस, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्या इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। परपीचुअल सक्सेशन है? यस। कॉमन सील है? यस। तो कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऐसे ही एलएलपी अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब अंडर एलएलपी एक्ट 2008। जो एलएलपी बनी है अंडर एलएलपी एक्ट 2008, वो भी क्या है बोलो? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है बोलो? बॉडी कॉर्पोरेट। तो एलएलपी अंडर दिस एक्ट, क्योंकि वो भी सारे फीचर रखती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लो जी, फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। अरे किसी एक्ट में तो बनी होगी, माना एलएलपी एक्ट 2008 में नहीं बनी, पर किसी फॉरेन एक्ट में तो बनी होगी। यस। और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लो जी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी माना कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बनी, पर किसी फॉरेन कंपनीज एक्ट में तो बनी होगी। तो क्या क्या आया? इंडियन एलएलपी, इंडियन कंपनी। हेलो, इंडियन कंपनी, इंडियन एलएलपी। फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी। ये सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट्स। क्या है बोलो? बॉडी कॉर्पोरेट्स। बट डज नॉट इंक्लूड, आ जाओ, डज नॉट इंक्लूड ए कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है बेटे? इंडिविजुअल हैविंग कॉर्पोरेट पावर्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। सर क्या 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 बोलना जरा, मजेदार है टॉपिक। इंडिविजुअल हैविंग कॉर्पोरेट पावर्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। किसी ऑफिस में विराजमान होने के कारण, वो ऑफिस को एक्सेप्ट करने के कारण आपको वो कॉर्पोरेट पावर मिल गई। कैसे? एग्जांपल देखो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते रहिए, कॉमा, गवर्नर एक्सेट्रा। भारत के राष्ट्रपति, ये एक पद है, ये एक पोस्ट है, और इस पोस्ट की क्या है? कॉर्पोरेट पावर है। एक बात बताओ, दिल से सोच के बताना, क्या ये जो पोस्ट है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? परपीचुअल सक्सेशन है या नहीं है? राष्ट्रपति का पद था, है और रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति पद पे कभी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो राष्ट्रपति पद पे लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट राष्ट्रपति पद था, है और रहेगा। जो व्यक्ति उस पद पे पद को ग्रहण कर लेता है, पद को एक्सेप्ट कर लेता है, पद को स्वीकार कर लेता है, उसकी दो पावर हो जाती है। एक तो इंडिविजुअल वाली और एक कॉर्पोरेट पावर हो गई। प्रेसिडेंट के रूप में जाना अलग है। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जानने वाले और मैं उनको अपनी मैरिज में बुलाऊं, तो वो एज ए प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। वैसे कैसे आएंगे? एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कोई रिश्तेदार या कोई अपना किसी रिश्तेदार के वो घर जा रहे हैं, तो वो पर्सनल कैपेसिटी में जाएंगे। बट अगर वो 26 जनवरी पे बैठ के 26 जनवरी की परेड में बैठ के सलामी ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं? एज ए प्रेसिडेंट। वो कहते हैं ना उस पद को सलाम है। तो वो कॉर्पोरेट पावर है उस पद की। वहां पे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो पद रहेगा, गवर्नर का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का। तो ये है इंडिविजुअल हैविंग कॉर्पोरेट पावर बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। इसको कॉर्पोरेशन सोल को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा। अगला, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लो जी, ये तो और मजा आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते। क्यों? बताओ क्यों? सर हमें तो यही नहीं पता कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो हम कैसे बता दें? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? सहकारी समिति।
बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करने के लिए 2 एक्ट है। कितने एक्ट है बोलो? 2। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 1912, अगर आपकी विद इन स्टेट काम कर रही है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन स्टेट काम कर रही है तो उस पर लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 1912। और अगर मल्टी स्टेट में काम कर रही है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1956। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसके अंदर एक फीचर मिसिंग है। बॉडी कॉर्पोरेट की एक फीचर मिसिंग है। कौन सी? आइए मैं आपको लिख देता हूं। बिकॉज इट इज ए BOI नॉट AOP। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है। केवल नेचुरल पर्सन मिलके 10 या 10 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। केवल नेचुरल पर्सन मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। केवल नेचुरल पर्सन मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो इट इज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नॉट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है जी, याद रखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर कि ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है, इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल आपको पता है ना, आपके घर घर में मिल्क भी आता है। अमूल, अमूल फुल फॉर्म पता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ गुजरात, ठीक है ना। और ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है, इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? याद रहेगा, गुड। और इसके अलावा तो बड़ा सिंपल है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और LLP को छोड़कर, नॉट बीइंग LLP और कंपनी, LLP और कंपनी को छोड़ के कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाके बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया हो, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट से हटा दिया गया हो, बॉडी कॉर्पोरेट से हटा दिया गया हो, मतलब LLP तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, और कोई एसोसिएशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। डन। एक बार बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ लीजिए जरा ध्यान से बेटे। हाँ जी, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ लीजिए। चलिए रीड कर लो एक बार बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, कोई भी दिक्कत तो पूछ लो। देखो ऐसे डीप में से बीच में से घुस के वो क्वेश्चन पूछता है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन LLP, कॉर्पोरेशन सोल, कहीं से भी वो क्वेश्चन बना देगा। तो अब आप सोचो कि हेडिंग में से, टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, टॉपिक के हेडिंग में से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, किसी भी पॉइंट में से उठा के वो केस स्टडी बना देगा। तो अब आपको डीप लर्निंग चाहिए, किसी भी पैराग्राफ को उठाएगा बीच में से और केस स्टडी बना देगा, ठीक है ना। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट आपके सामने आ जाता है। डन इट। एक बार पानी के लिए बोल देना है बॉडी कॉर्पोरेट। फिर हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट डन हो गया। अब अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, अगली डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है बिजनेस। तो चलिए बिजनेस की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा। चलिए तो अगली डेफिनेशन आपके सामने बिजनेस, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ठीक है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ये मेरी बुक में भी है सारी डेफिनेशन, प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज किया है, और स्टडी मैट में भी सब कुछ मिलेगा। कोई टॉपिक हम स्टडी मैट का छोड़ के नहीं चल सकते। एक टॉपिक छोड़ने का मतलब हमारा पूरा चैप्टर छूट गया। अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो ले, छोड़ना कुछ नहीं है, हाँ बस याद करते हुए चलना है आराम आराम से। बिजनेस इंक्लूड्स, जब इन्होंने कहा इंक्लूड्स तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब इसके अंदर जो हम बता रहे हैं वो तो है ही, और भी आप कुछ शामिल करना चाहो तो कर लेना भैया।
लॉ कहता है मैंने इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है, मुझे जो समझ में आया कि बिजनेस में ये आना चाहिए मैंने बता दिया, उसके अलावा भी कोई बिजनेस हो तो शामिल कर लेना। और इंक्लूड को कैसे पढ़ना है, आईयूएस में पढ़ेंगे ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। ट्रेड क्या होता है, व्यापार। यहां पे हम नीचे जाएं कहीं पे मार्केट में तो इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम है, कपड़े के शोरूम है, बर्तन के शोरूम है, शूज के शोरूम है, परचून की दुकानें हैं, ये सब ट्रेड, सेल परचेज कर रहे हैं। तो सेल परचेज ऑफ गुड्स क्या चलेगा, ट्रेड। क्या है बोलो, ट्रेड। ये भी आगे बिजनेस। प्रोफेशन, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, प्रोफेशन। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, प्रोफेशन। कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या है बोलो, प्रोफेशन। एडवोकेट का क्या है बोलो, प्रोफेशन। एक्चुअरी क्या करता है, प्रोफेशन। वैल्यूअर क्या करता है, प्रोफेशन। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, प्रोफेशन। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जी। तो ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस। सर्विस की बताएं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस एंड अदर सर्विसेज। एंड ऑक्यूपेशन, अपनी रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए, कमाने के लिए कोई भी काम धंधा आपने किया, ऑक्यूपेशन, उसको भी हम बिजनेस में शामिल करेंगे। एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस से बाहर रख सकती है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन किसमें लाती है गवर्नमेंट, इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट माने तो गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। सर हमें नहीं पता, हमें तो बताओ ये ऑफिशियल गजट क्या होता है। गवर्नमेंट क्या, पब्लिक से संवाद का जरिया, ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट छपते हैं उसके अंदर। तो आप ऑफिशियल गजट डालेंगे गूगल पे, इमेज में जाना, सामने आ जाएगा। अलग अलग मिनिस्ट्री जो भी अमेंडमेंट लाती है, कोई भी नया एक्ट आ रहा है, कोई भी नया रूल आ रहा है, कोई भी नया रेगुलेशन आ रहा है, किस में छपेगा, इन द गजट ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट का भी गजट आता है, अगर स्टेट लॉ में कुछ करना होता है तो वो ऑफिशियल गजट रहेगा, उसमें नोटिफिकेशन। तो बिजनेस इंक्लूड, जल्दी जल्दी बोलो, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, एंड एक्सक्लूड एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करना चाहे, एक्सक्लूड कर सकती है। आगे चलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन्होंने कहा हम जाके पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, तो सेक्शन 7 में पढ़ा दूंगा। कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए रीड विद सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में डीपी पढ़ाऊंगा आगे चल के। कब पढ़ाओगे सर, कब पढ़ाओगे, पढ़ाओ ना, अभी आएगा, नीचे आएगा सेक्शन 7। फाइनेंशियल ईयर, सर ये कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी यार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या बात कर रहे हो आप। फाइनेंशियल ईयर तो सर बच्चे बच्चे की जबान पे है सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल का। अरे भाई मुझे भी मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च एंड होता है, लेकिन अगर एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर हम अगले से अगले साल भी क्लोज कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन। पहले तो एलएलपी के रिलेशन में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, एलएलपी के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर। डन। लेकिन ही तो इंपॉर्टेंट है, हाउएवर में तो मजा आएगा। अगर एलएलपी बनी 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर को नहीं, 30 सितंबर के बाद, अगर 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2023 अगर एलएलपी बनी है 1 अक्टूबर 25, 1 अक्टूबर 2025, तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर हम क्लोज कर सकते हैं 31 मार्च 2027। तो सर 26 में भी कर सकते हैं क्या क्लोज? यस, मे बी एंड ऑन, मे शेल नहीं है, मे। हम चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, बट चाहे तो पहला फाइनेंशियल ईयर हम एंड कर सकते हैं 31 मार्च 2027। अगर एलएलपी 30 सितंबर 2025 के बाद बनी है, मान लो 1 अक्टूबर 2025 को बनी, तो पहला फाइनेंशियल ईयर हम एंड कर सकते हैं 31 मार्च 2027 को। कैसे?
द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग, एक तो फॉलोइंग का मतलब भी नेक्स्ट होता है और नेक्स्ट साथ में भी लिख दिया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर समझ में आ गया। अच्छा चलो एक एग्जांपल बताओ, अगर एक एलएलपी बनी है 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब एंड कर सकते हैं? वेरी गुड आंसर, 31 मार्च 2025। अगर एलएलपी बनी है 1 दिसंबर 2023 को तो पहला फाइनेंशियल ईयर में एंड कर सकते हैं 31 मार्च 2025। वेल डन। आगे बढ़ते हुए अगली डेफिनेशन आपके सामने, फॉरेन एलएलपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? फॉरेन एलएलपी, इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अरे आउटसाइड इंडिया तो सर लाखों बनी हुई है, हमने क्या करना है? आगे पढ़ो। विच एस्टेब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो बनी तो बाहर है पर काम क्या कर रही है? इंडिया में। या तो खुद से कर रही हो कोई ब्रांच बना के, या कोई फ्रेंचाइज हो, कोई लाइसेंसिंग ऑफिस हो, कोई सेल्स ऑफिस हो, है ना? तो क्या कह रहे हैं? एलएलपी फॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही हो, मैनुअली काम कर रही हो या इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही हो, तो क्या कहते हैं? फॉरेन एलएलपी मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। या तो खुद से, या फिर फ्रेंचाइज, कोई सेल ऑफिस, कोई इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही हो, फिजिकली काम कर रही हो, और डज एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ठीक है ना? डन इट एवरीवन। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। एलएलपी, अरे एलएलपी क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एन। एलएलपी मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब अंडर एलएलपी एक्ट 2008, अंडर एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है जी। तो एलएलपी की बात करें तो एलएलपी क्या होगी? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट माने तो अंडर एलएलपी एक्ट 2008। डन। आगे बढ़ते हुए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी रोनित आगे चले। बेटे बताओ आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। अगला पॉइंट आपके सामने आता हुआ एलएलपी एग्रीमेंट। अरे कितना है इसमें, मजा आ जाएगा। अरे वाह, आज तो बड़े इंपॉर्टेंट विषय कवर होने वाले हैं। डीपी भी आज पढ़ा दूंगा, मिनिमम भी पढ़ा दूंगा, पार्टनर भी पढ़ा दूंगा, स्मॉल एलएलपी भी पढ़ा दूंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आज कवर होने वाली है। और केस स्टडी जहां से आते हैं वो चीजें कवर होनी है। मजे की बात है, वो भी पहले ही सेशन में आपके। एलएलपी एग्रीमेंट। अरे भाई ज्यादा क्यों टेंशन लेते हो यार? जैसे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वैसे एलएलपी का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है एग्रीमेंट में? राइट्स एंड ड्यूटीज। किसके? पार्टनर्स के। आपस में क्या रिलेशन होगा, और एलएलपी और पार्टनर का आपस में क्या रिलेशन होगा, एलएलपी की पार्टनर के प्रति क्या ड्यूटी है, पार्टनर्स की एलएलपी के प्रति क्या ड्यूटी है। बस यही है, आसान है, पढ़ लो। इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट, अंडरलाइन करो, रिटन एग्रीमेंट, एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी और बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। एक तो पार्टनर्स के बीच में आपस में, और एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में, जो डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा क्या? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। क्या डिसाइड होंगे? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटी इन रिलेशन टू एलएलपी, इन रिलेशन टू एलएलपी। क्या कहते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट, बोलो ना, एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी or between LLP and its partners, which determines the mutual rights and duties of partners and their rights and duty in relation to LLP. Done? Done है? फिर पार्टनर कौन होता है? बोलो बोलो। पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मीन्स एनी पर्सन हु बिकम ए पार्टनर इन LLP एज पर LLP एग्रीमेंट। पार्टनर कौन होगा? कोई भी व्यक्ति जो LLP में पार्टनर बना हो एज पर LLP एग्रीमेंट। कोई भी व्यक्ति जो एलएलपी में पार्टनर बना हो, कैसे बना हो? एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। डन। आगे बढ़ो। अब शांत, ध्यान से सुनिए। ये जो ऊपर पढ़ाए हैं 2-4 डेफिनेशन फटाफट रीड करो, क्योंकि अगले तीनों पॉइंट में से केस स्टडी आते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, देखो वो तो इंपॉर्टेंट थे ही जो पढ़े हैं,
हम अनइम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं सोच के चलना, बट स्मॉल एलएलपी से केस स्टडी आता है, पार्टनर से केस स्टडी आ जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर से केस स्टडी आ सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर से केस स्टडी आ सकता है। तो अगले चारों आने वाले बेहतर नहीं बेहतरीन टॉपिक है। एक बार जो पढ़ाया फटाफट रीड करो, फिर आगे बढ़ता हूं, थोड़ा पानी पी लें जरा। चलिए शाबाश, फटाफट रीड करो फिर आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो बेटे बड़े ध्यान से पढ़ना। स्मॉल एलएलपी, ठीक है ना, छोटी छोटी एलएलपी। एलएलपी वो तो खुद ही छोटा स्ट्रक्चर है, उसमें भी छोटी सी एलएलपी। स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट लाया गया ताकि जो स्टार्टअप करने चाहे एलएलपी फॉर्म में, उनको ज़्यादा तंग ना होना पड़े, उनको कुछ लीगल फॉर्मेलिटी से निजात मिल सके, एग्जम्पशन मिल सके। तो स्मॉल एलएलपी का भी कंसेप्ट डाला गया, जैसे कंपनी सेक्टर में स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट डाला गया, और उसको कहा कि जो स्मॉल कंपनी है वो कुछ फॉर्मेलिटी से बच सकती हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल एलएलपी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी ए, इट मीन्स एलएलपी जिसमें पार्टनर कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, यानी कि कंट्रीब्यूशन लिख लो साइड पे, ये देखो इधर देखो, ये हो गया डज नॉट एक्सीड, सही लिखा है मैंने, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs एंड टर्नओवर एज पर लास्ट P&L डज नॉट एक्सीड एज पर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी डज नॉट एक्सीड 40 लाख। ये दो लिमिट आपको याद रखनी है। स्मॉल एलएलपी मींस एन एलएलपी जिसमें पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा ना हो, जिसको कल को धीरे धीरे बढ़ा के हम 5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। तो सर 25 लाख याद रखें या 5 करोड़? फिलहाल 25 लाख। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है। जैसे जब सुनिए, जब स्मॉल एलएलपी आया था वो लिमिट 50 लाख रखी गई थी पेड अप कैपिटल की, जो बढ़ा के 4 करोड़ कर दी गई। टर्नओवर की लिमिट भी 2 करोड़ रखी गई थी, जो बढ़ा के कितनी कर दी? 40 करोड़ कर दी। ऐसे ही यहां पर अभी फिलहाल क्या है, पार्टनर कंट्रीब्यूशन 25 लाख। गवर्नमेंट कल को धीरे धीरे भैया महंगाई बढ़ रही है ना, तो धीरे धीरे बढ़ा के 5 करोड़ तक लेके जा सकती है। ऐसे ही टर्नओवर को भी धीरे धीरे बढ़ाकर कितना 50 करोड़ तक लेके जा सकती है। बट फिलहाल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक स्मॉल एलएलपी होगी जिसमें पार्टनर कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, बस। और अदर रिक्वायरमेंट एज में प्रेस्क्राइब्ड जब बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है जी। तो स्मॉल एलएलपी बोलो, स्मॉल एलएलपी मीन्स एलएलपी इन विच पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख एंड टर्नओवर एज पर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी डज नॉट एक्सीड 40 lakhs। दोनों लिमिट चेक करनी है। अगर एक भी लिमिट क्रॉस हो गई तो स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो गया स्मॉल एलएलपी नहीं रह जाएगी, और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गई तो स्मॉल एलएलपी नहीं रह जाएगी। डन है? ओके है? ओके करो तभी आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। हाँ जी रोनित, क्लियर है? बाकी ऑनलाइन वालों भी जवाब दो बेटा। क्लियर है? चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे। यस प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हुए, आगे पढ़ते हुए बेटे ये सुन लो, साथ साथ लिख लिया करो CS माने तो केस स्टडी। मैं CS लिखवा दूंगा इंपोर्टेंट करके, यहां से केस स्टडी आ सकती है। जहां पे केस स्टडी लिख दूंगा वहां से केस स्टडी आई हुई है या आ सकती है, ठीक है। अगला पार्टनर, सेक्शन 5। पार्टनर को कौन कवर करता है? सेक्शन 5। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, फॉरेन कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, इंडियन एलएलपी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, और फॉरेन एलएलपी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है।
तो कोई भी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जैसे मैं हो गया, मैं एक कंपनी के साथ मिलके एलएलपी बना सकता हूं। दो कंपनियां मिलके CO1 और CO2, कंपनी 1 और कंपनी 2, ये मिलके एलएलपी बना सकते हैं। एक एलएलपी, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल, ये पर्सन है ए, ये तीनों मिलके एलएलपी बना सकते हैं। दो एलएलपी मिलके LLP 1, LLP 2, ये मिलके एक तीसरी LLP बना सकती है। समझ रहे हो ना बात को? कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, चाहे इंडियन LLP हो या फॉरेन LLP हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, ये सब मिक्सचर होके क्या कर सकते हैं? LLP बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बताओ बेटे। ओके है? मैं इसे मिटा दूं यार, जरा थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा मुझे। चलो, ऐसा स्ट्रक्चर ये पूछ सकता है ना, ठीक है। चलिए, अब कोई भी इंडिविजुअल LLP में पार्टनर नहीं बन सकता यदि उसे अनसाउंड माइंड का पाया गया कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो उसमें फैसला देने योग्य है। अगर किसी कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का घोषित कर दिया, अरे किसी पागल के साथ पार्टनरशिप करोगे क्या? नहीं कर सकते। अगर कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड का पाया गया तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। कोर्ट की फाइंडिंग अभी भी लागू है। हो सकता है बाद में वो पर्सन ठीक हो जाए और कोर्ट कह दे, ऑर्डर पास कर दे, नाउ ही इज ऑफ साउंड माइंड, पर जब तक कोर्ट ने किसी को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया हुआ है और कोर्ट की फाइंडिंग लागू है, तब तक वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया और कोर्ट ने उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं किया, कोर्ट ने कहा बेटा जो पैसे पड़े हैं वो तो चुकाओ और बाकी कमा के चुकाओ। अगर कोर्ट ने उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं किया तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो पार्टनर बन सकता है। मान लो कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना, कोई इवेंट हो गई, उसके साथ घटना हो गई, आग लग गई फैक्ट्री में और इंश्योरेंस था नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, लॉस हो गए, इंसॉल्वेंट हो गया। तो कोर्ट ने उसको कहा भाई बाय मिस फॉर्च्यून वो हुआ है, तो उसको एक काम करो, उसको जितना बाकी पैसा बचा है चुकाओ और फ्री कर दो। तो वो फ्री हो गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने कि भैया बाकी तेरे को चुकाने की जरूरत नहीं है, वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, किसी ने फ्रॉड कर दिया, पत्ते खेल आया, जुआ खेल आया, पैसा बर्बाद कर दिया, तो उसको कहेंगे बेटा जितने पैसे हैं वो तो चुका, बाकी कमा के चुका। और अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है जिसको कोर्ट ने उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं किया, वो पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। एडजुडिकेटेड होता है घोषित करना, डिक्लेयर करना। कौन एडजुडिकेट करेगा? कोर्ट। जो जिसने कोर्ट को अप्लाई किया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो भी इंसॉल्वेंट, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो चलो पहले चार बताओ, पांच जो पार्टनर बन सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, यस। इंडियन कंपनी पार्टनर बन सकती है, यस। फॉरेन कंपनी पार्टनर बन सकती है, यस। इंडियन LLP पार्टनर बन सकती है, यस। फॉरेन LLP पार्टनर बन सकती है, यस। आगे बढ़ते हैं। फिर कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? नंबर 1, अगर वो क्या हो, नंबर 1 अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया गया कोर्ट के द्वारा और कोर्ट की फाइंडिंग लागू हो। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तीसरा जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया और उसकी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन पेंडिंग है। डन। ये पार्टनर नहीं बन सकते। ओके है, डन है? हाँ जी, क्लियर है बेटे? हाँ बेटे। आशु क्लियर है? इज इट क्लियर बेटे? बढ़िया से क्लियर हो रहा है, अच्छे से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटे, कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी, अच्छा टर्नओवर वाला बता देते हैं। स्मॉल LLP में टर्नओवर का पॉइंट ये पूछ रहे हैं। टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसके पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी मतलब वही आप P&L से ही तो निकलेगा ना।
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 40 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज्यादा? 40 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो गई लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तो स्मॉल एलएलपी नहीं रह जाएगी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है आशु, क्या पूछना है इसमें बताओ। और अरे वो बाद में भैया, भूल जाओ। अभी गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे बढ़ा के 50 करोड़ तक लेके जा सकती है, पर फिलहाल 40 लाख याद रखना है। ठीक है भैया, ये गवर्नमेंट ने जो आगे 5 करोड़ और 40 करोड़ दिया है ना, 5 करोड़ 50 करोड़, 5 करोड़ और 50 करोड़ जो दिया है, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर रखी है कि बेटा अभी तो मैं कह रही हूं 25 लाख और 40 लाख, पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी मैं ये लिमिट बढ़ाती जाऊंगी, तो इतने तक ले जा सकती हूं। ठीक है, पर फिलहाल 25 और 40। ओके, प्रोसीड करते, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे सुनो, लिखो ना CS। क्या लग रहा है यहां से नहीं आ सकता केस स्टडी? यहां से भी केस स्टडी आ सकता है। मैंने स्मॉल LLP में भी लिखवाया है, देखो स्मॉल LLP में मैंने लिखवाया CS केस स्टडी, और इसमें भी लिखवा दिया केस स्टडी। ये चारों पॉइंट पे केस स्टडी बनते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब इस पे भी केस स्टडी बनता है और नीचे वाले पे भी। यहां पे भी लिखो पहले केस स्टडी, और यहां पे भी लिखो केस स्टडी। इन चारों पे केस स्टडी बनते हैं। आइए इनको भी पढ़ लें, और इनको पढ़ने के साथ हमारे ये टॉपिक भी पैक हो जाएगा, और एग्जाम्पल करके पैक हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, तो हमारा पूरा डेफिनेशनल सेक्शन भी पैक हो जाएगा। और टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, मज़ा आ जाता है। पढ़ने बैठो ना, टाइम पता ही लगता कैसे निकलता है, पर अच्छी बात है। और मज़ा भी वही आता है जब टाइम पता ही ना चले कैसे निकल रहा है। पढ़ाई का मज़ा भी वही है। तो चलिए बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कोई बच्चा भी बता देगा भाई कितने होने चाहिए। छोटे बच्चे से पूछ लो 11 12 वाले से, वो भी बता देगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 12th वाले भी बता देगा कितने होने चाहिए, 2। वेरी गुड, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 चाहिए। यदि किसी भी टाइम 2 से कम पार्टनर रह गए, एक छोड़ के चला गया, या वो डेथ हो गई, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब किसी भी टाइम, या वो कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, किसी भी टाइम अगर 2 से कम पार्टनर रह गए तो 6 महीने का टाइम मिला है। कितने महीने का? 6 महीने के अंदर अंदर पार्टनर बढ़ा लो, नया पार्टनर जोड़ लो, किसी को पार्टनर बना लो, वरना 6 महीने तक तो काम कर सकते हो, पर 6 महीने के बाद जो अकेला पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था, तो 6 महीने के बाद की लायबिलिटीज के लिए, कम ऑन, 6 महीने के बाद की लायबिलिटीज के लिए, कम ऑन, 6 महीने के बाद की जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितनी भी लायबिलिटी इंकर करेगा, ही शैल बी पर्सनली लायबल, और अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। क्या होगी बोलो? पर्सनली लायबल होगा उन सारी डेप्ट के लिए, डेप्ट इंकर्ड आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। और ये कंपनीज एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है। क्या कहते हैं? यदि किसी भी समय, पढ़ो लैंग्वेज, यदि किसी भी समय नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम रह गए, यदि किसी भी समय नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम रह गए, और LLP बिजनेस करती रही मोर देन 6 मंथ, कैसे करती रही? मोर देन 6 मंथ, while the number is so reduced, the person who is the only partner of LLP during that time, और बिजनेस कर रहा था 6 महीने के बाद भी, और उसे इस बात का पता था, सर वो तो कह देगा कोर्ट में जाके मुझे नहीं पता था। कहने से काम नहीं चलता, प्रूव करना पड़ता है। कैसे प्रूव करोगे नहीं पता था? तो काम करते रहे 6 महीने के बाद, तो क्या कहते हैं? ही शैल बी लाइबल पर्सनली फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ LLP इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ड्यूरिंग दैट पीरियड मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, लिख लेना, आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो लॉ कह रहा है काम करो। अगर आपका पार्टनर की डेथ हो गई, या आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, आप अकेले पार्टनर हो, तो लॉ कह रहा है बेटा डोंट वरी, 6 महीने तक तो काम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। पर 6 महीने के बाद कोई भी लायबिलिटी इंकर करी, उसमें आप पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर या तो पार्टनर बढ़ा लो, या तो एक पार्टनर ऐड कर लो, या LLP बंद कर लो। या तो LLP को बंद करो, या नया पार्टनर लेके आओ। ना तो आप नया पार्टनर लेके आए, ना आपने LLP को वाइंड अप किया, तो फिर क्या कर देंगे? 6 महीने के बाद जितनी भी लायबिलिटी इंकर करोगे, उस पर आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है आशु?
बताओ बेटे। रोनित ओके है, तो यहां से केस स्टडी आ सकता है। आशु क्लियर है बेटे? हाँ जी, तो बेटे एक बार रीड कर लो सेक्शन 6, प्लीज रीड कर लो, और खासकर सेकंड पॉइंट केस स्टडी आ सकता है, तो ये लैंग्वेज एज इट इज आपको देके आनी पड़ेगी। हर एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। हर एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। यदि किसी भी समय किसी कारणवश 2 से कम पार्टनर रह गए और जो सिंगल पार्टनर था वो 6 महीने तक तो काम कर सकता है, पर 6 महीने के बाद भी वो काम करता रहा, उसे पता था अकेला पार्टनर हूँ दूसरा नहीं है, और 6 महीने के बाद भी काम करता रहा, तो 6 महीने के बाद के लिए जो भी लायबिलिटी इंकर की गई उस पर वो पर्सनली लायबल होगा विदाउट एनी एक्सटेंड टू द लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी। डन। मतलब घर के बर्तन भांडे अब सेफ नहीं है, घर की असेट भी बिक जाएंगी उन लायबिलिटी को चुकाने के लिए जो 6 महीने के बाद इंकर की गई थी। आगे चलो। हाँ जी, क्या चीज? सर मैं फॉरेन कंट्री में था, मेरे पास कोई बातचीत नहीं थी, चला वही रहा था। आप ये देखो, अब वो बिजनेस भी कर रहा हो, वो कह रहा है 6 महीने से काम ही नहीं हुआ, वही चला रहा था। ये देखो मेरा तो बाहर बैठा हुआ था, प्रूव कर देगा। हाँ प्रूव कर देगा, अगर तो कर ले कंटिन्यू, उसके बाद नया पार्टनर ले आ कर लो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में तो भाई लॉ तो मान लेगा कि तुम्हें जानकारी थी, अभी आपको प्रूव करना है, बर्डन प्रूफ आपके ऊपर है कि भैया मुझे नहीं पता था, तो प्रूव करो, कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आ जाओ लाइन में। अगला पॉइंट क्लियर है भाई? अगर मैं फॉरेन कंट्री में था, मुझे क्या पता, मैं तो गया हूँ 6-8 महीने के लिए दुबई काम करने के लिए, अब मेरी बातचीत भी नहीं हो रही। मैक्सिमम केस में तो प्रूव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? मैक्सिमम केस में तो भैया तुम 2 जने पार्टनरशिप करो तो मैंने पता नहीं है काम कर रहे हो, छोटा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केस में मिलके ही काम कर रहे होते हैं। कोई एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे वो कहे चला हो ही रहा था, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर था तब, उस समय तो स्लीपिंग था, तो वैसे भी लायबल नहीं है कि वो तो चला ही नहीं रहा ना, बिजनेस कर ही नहीं रहा, वो तो बात ही खत्म। चलिए, और एक्टिव है तो बिल्कुल लायबल है। चलिए, डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये तो आपने काफी टाइम से सुना होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुना नहीं सुना? डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7, एलएलपी के अंदर कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? मैंने पहले वर्ड यूज किया पार्टनर, कितने होने चाहिए? 2, और कम से कम 2 डीपी होने चाहिए। अब 2 पार्टनर है तो 2 के 2 ही डीपी होंगे, तो एवरी एलएलपी शेल हैव, शेल मतलब मैंडेटरी, मैंडेटरी कम से कम 2 डीपी होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, हु आर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया। आइए एक एक करके बात करते हैं। अगर 2 कंपनी ने मिलके एलएलपी बनाई, 2 कंपनीज ने मिलके एलएलपी बनाई, तो डीपी कौन बनेगा? बोलो भाई। 2 कंपनीज ने मिलके एलएलपी बनाई, एक कंपनी है 1 और कंपनी 2, इन्होंने दोनों ने मिलके एक एलएलपी बनाई, तो डीपी कौन बनेगा? उनके नॉमिनी, रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी दोनों कंपनियां, और वो इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और अगर मान लो 2 पार्टनर हैं इंडिविजुअल, तो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? डीपी। क्या कहलाएंगे? और अगर 10 पार्टनर है तो किसी 2 को तो कम से कम 2, ज्यादा हो सकते हैं भाई, कम से कम 2 डीपी होने चाहिए, क्योंकि डीपी का रोल, टीपी का रोल एलएलपी में वही है जो डायरेक्टर्स का रोल होता है कंपनी में, जो कंपनी में डायरेक्टर्स का रोल होता है वही रोल होता है डीपी का, किसमें? पार्टनरशिप में। किसमें पार्टनरशिप में? एलएलपी में। ठीक है जी। क्या रोल होता है? कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आइए देखें, यदि इफ इन एलएलपी पार्टनर या बॉडी कॉर्पोरेट, जो 1 और मोर पार्टनर या इंडिविजुअल है, और बॉडी कॉर्पोरेट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल जो पार्टनर है एलएलपी के या नॉमिनी है बॉडी कॉर्पोरेट के, वो क्या बनेंगे? डीपी। 2 इंडिविजुअल कम से कम डीपी होने चाहिए, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए, जिनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए, क्या बोलो?
दो इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए जिनमें से एक, दो इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए जिनमें से एक रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, और रेजिडेंट इंडिया की कंडीशन अभी आएगी 120 डेज और मोर स्टे इन इंडिया आएगा। आइए देखें, क्लियर है बात? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कम से कम 120 दिन इंडिया में होना चाहिए। यानी कि अब एनआरआई भी बना सकते हैं एलएलपी इंडिया में आके, क्योंकि 182 डेज का नहीं है ना। रेजिडेंट इन इंडिया के लिए तो 182 डेज और मोर था इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया के लिए 182 डेज और मोर, लेकिन यहां पे कहा ना ना ना, एलएलपी बनानी है 120 डेज और मोर। 120 दिन स्टे इन इंडिया हो गया। अगर 120 दिन स्टे इन इंडिया हो गया तो आपको रेजिडेंट इन इंडिया की तरह ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। दो इंडिविजुअल होने चाहिए जिनमें से एक क्या होना चाहिए? डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ जी, क्लियर है बात? हाँ जी, बोलो बेटे। चलिए अभी एग्जांपल्स करेंगे। ये नाम भूल जाता हूं यार मैं आशु का, बार बार कमाल हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए दोबारा से सुन लो। डीपी, कोई जल्दी तो नहीं है भैया हमारे को, टॉपिक पे पहुंच गए, चीजें पैक हो रही है धीरे धीरे। नंबर 1 दिमाग में डाल लो इस बात को। अगर एलएलपी में डीपी कितने होने चाहिए? 2। आपसे कोई पूछे सेक्शन बताओ जल्दी जल्दी। सेक्शन 7। डीपी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 7। सेक्शन 7 आपके सामने, इसे पढ़ भी लेना। हर एलएलपी में कम से कम कितने डीपी होने चाहिए? 2। कितने डीपी होने चाहिए? 2। और वो दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल्स। क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल्स। अगर दो कंपनी ने मिलकर एलएलपी बनाई है तो हर कंपनी अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एक कंपनी थी एक्स और एक कंपनी थी वाई, तो कंपनी एक्स ने मिस्टर ए को अपॉइंट कर दिया और कंपनी वाई ने मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया, और ए और बी कौन हो गए? डीपी। और इन ए और बी में से एक जना क्या होना चाहिए? बोलो, रेजिडेंट इन इंडिया। क्या होना चाहिए? बोलो। और रेजिडेंट इंडिया के लिए स्टे इन इंडिया क्या है? 120 डेज और मोर। क्या है? बोलो। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, और ये एग्जाम्पल ही एग्जाम में आ जाते हैं कल को केस स्टडी बन के। देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल आपके सामने। देयर इज एन एलएलपी जिसका नाम था इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, जिसमें 5 पार्टनर थे। कितने थे? बोलो 5। मिस्टर ए कौन है? नॉन रेजिडेंट। बी कौन है? नॉन रेजिडेंट। सी कौन है? रेजिडेंट। डी कौन है? रेजिडेंट। ई कौन है? रेजिडेंट। तो 3 तो रेजिडेंट है और 2 नॉन रेजिडेंट है, तो कम से कम 2 डीपी होने चाहिए, है ना, जिनमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्या ए और बी मिलकर डीपी बन सकते हैं क्या? बोलो। ए और बी दोनों नॉन रेजिडेंट है, ए और बी मिलकर डीपी बन सकते हैं क्या? नो, ये पर्पस सर्व नहीं होता। सी डी और ई में से कम एक डीपी बनाना जरूरी है। सी डी या ई में से एक डीपी बनाना जरूरी है, क्योंकि ए और बी दोनों नॉन रेजिडेंट है, वो दोनों मिलकर डीपी नहीं बन सकते। या तो ए डीपी बन जाए या बी बन जाए, सी डी और ई में से किसी एक जने को लेना जरूरी है। क्लियर बात? ओके, डन है? बोलो 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 बोलो। डीपी क्लियर हो गया? यस प्लीज। हाँ बेटे, चले आगे। वेल डन, वेल डन। ये तो एलएलपी का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर ही दिया पहले कई बार। डीपी भी बता दिया, स्मॉल एलएलपी भी बता दिया। चलिए ये असेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। असेंशियल्स को हम अगली क्लास में करेंगे। ये डेफिनेशंस कर लेना, इसमें से काफ़ी कुछ आता है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको जरा चलिए, केस स्टडी है आपके एग्ज़ाम की, उसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ये केस स्टडी आईसीआई मेट की केस स्टडी है, पढ़ लेते हैं। मिस्टर मुदित, वो क्रेडिटर है देवी राम फूड सर्किल एलएलपी के, ठीक है। देवी राम फूड सर्किल क्या है? बोलो, एलएलपी। इसने क्लेम किए 10 लाख रुपए एलएलपी से, पर एलएलपी की एसेट 7 लाख की थी। कितने की थी?
बोलो ना, 7 लाख की। मिस्टर मुदित बाकी अमाउंट के लिए एलएलपी के पार्टनर्स को लाइबल करना चाहता है, तो बताइए क्या मिस्टर मुदित डेफिशिएंसी पार्टनर से क्लेम कर सकता है? 10 लाख रुपए उसने एलएलपी से लेने थे, 7 लाख रुपए तो वो ले पाया एलएलपी से, क्योंकि एलएलपी की एसेट कितनी थी? 7 लाख की थी, बचे 3 लाख, तो बचे 3 लाख वो पार्टनर से रिकवर कर सकता है क्या? बोलो यस और नो, आंसर दीजिए। नो, क्योंकि एलएलपी, द क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। Partners are the agent of LLP for the purpose of business of LLP, not the agent of each other. And the creditors of LLP shall be the creditor of LLP alone, not the creditor of the partners. पार्टनर की तो लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन। तो आइए पढ़े आंसर। आंसर पढ़ते हैं इसका। ए LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। LLP क्या है बोलो? बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द LLP एक्ट। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है फिर विद द पार्टनर। LLP itself will be liable for full extent of its assets। LLP खुद तो 7 लाख की एसेट है, 7 लाख तक लाइबल है, बट पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। क्या होगी बोलो? पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी बोलो? लिमिटेड। एंड द क्रेडिटर ऑफ LLP शैल बी द क्रेडिटर ऑफ LLP अलोन। अगर मैं LLP का क्रेडिटर हूं तो मुझे पैसे LLP से ही लेने हैं, पार्टनर लाइबल नहीं है उसके लिए। तो इन अदर वर्ड, क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम फ्रॉम पार्टनर्स, क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम फ्रॉम पार्टनर्स। द लाइबिलिटी ऑफ LLP विल बी, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। कितने तक है? एग्रीड कंट्रीब्यूशन। तो पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होंगे क्रेडिटर के प्रति। मिस्टर मुदित जो है वो 3 लाख की डेफिशिएंसी पार्टनर से क्लेम नहीं कर सकते। मिस्टर मुदित जो है वो 3 लाख की डेफिशिएंसी LLP के पार्टनर से क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आंसर आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, बड़ा आसान आंसर था, रीड कर सकते हैं। चलिए, तो केस स्टडी छोटे वाला दिया आपको मैंने। अब एक छोटा टॉपिक और कर लेते हैं, है ना, फिर हम इसको पैक करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये कुछ रिपीट भी हो रहा है, उसको हम टिक लगा देंगे, वो रिपीट है। 5वां टॉपिक इतना ही है जो आपके सामने है, एडवांटेजेस ऑफ LLP। अरे वाह, इतनी प्यारी प्यारी एडवांटेज, दिल तो कर रहा है इसको और बड़ा करके दिखाया जाए, इतनी प्यारी प्यारी एडवांटेज है। लो जी, बस खत्म। नंबर 1, LLP इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर, बोलो LLP एग्रीमेंट, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? LLP एग्रीमेंट। LLP को ऑर्गेनाइज और ऑपरेट किया जाएगा, बोलो ना एडवांटेज में, LLP इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर LLP एग्रीमेंट। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल रिक्वायरमेंट। डिटेल्ड लीगल रिक्वायरमेंट मतलब क्या लिख के आ सकते हो? लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। तो एक बच्चा का नाम था रोनित, कहता सर मैं लो कंप्लायंस कॉस्ट लिखा हूं। मैंने कहा लिखाई हो, चाहे आप लेस लीगल फॉर्मेलिटी लिख लो, चाहे आप लिख लो लो कंप्लायंस कॉस्ट। क्या लिख सकते हो? लिखते रहिए, लो कंप्लायंस कॉस्ट। तो नंबर 1 पहला क्या बोलो? LLP इज ऑपरेट, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर LLP एग्रीमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना, LLP इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर LLP एग्रीमेंट। नंबर 2, लेस लीगल फॉर्मेलिटी। नंबर 3, इसे बनाना भी आसान है और मिटाना भी आसान है। 4th नीचे कर दिया, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। इसे बनाना भी आसान है और इसे मिटाना भी आसान है, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। 5th, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। और 6th, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। लो जी, ये टॉपिक भी डन हो जाता है आपका, बड़ा आसान है। नंबर 1 याद करिए, नंबर 1, इट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर, बोलो इट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर LLP एग्रीमेंट। इट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर LLP एग्रीमेंट। नंबर 2, लेस लीगल फॉर्मेलिटी या लो कंप्लायंस कॉस्ट, कुछ भी लिख के आ सकते हो। 3rd, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। 3rd 4th एक साथ आ गए, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। 5th, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। और 6th, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। गॉट दिस पॉइंट? चले आगे, कितने पॉइंट हुए? अभी एक छोड़ा ना बीच में, ये 5th पॉइंट हमारा हो गया, 5th पॉइंट हमारा हो गया। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बोल मत देना कि नहीं पढ़ा, पिटाई लग जाएगी, ध्यान रखना। ये बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लिखवा दिया सारा, ये सारा पढ़ा चुका हूँ, ये ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ, ये सारा पढ़ चुके हैं, रिपीट है इसमें।
डीपी वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये इनके बारे में मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको आराम से, ये आराम से पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक नंबर 8 पे आ जाइए। कुछ छोटे छोटे 1-2 पॉइंट करके फिर बैक करेंगे। टॉपिक नंबर 8 पे आ जाइए, क्योंकि चैप्टर को बैलेंस भी करने में बड़ी मदद मिलेगी। टॉपिक नंबर 8, प्रोसेस टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। बेटे एलएलपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पर्सन्स चाहिए। तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पहला स्टेप क्या है? डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो जी, डिसाइड हो गए। अब इनके डीपिन और डीएससी लो। डीपिन क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कंपनी में लेते हैं ना डिन, कंपनी में क्या लेते हैं? डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी में क्या लेते हैं? डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही एलएलपी में क्या लेंगे? डीपिन। बोलो डीपिन की फुल फॉर्म बोलो ना भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या लेंगे? बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और साथ में डीएससी तो लेने पड़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर कौन करेगा? डीएससी लेने पड़ेंगे। थर्ड, नेम अवेलेबिलिटी चेक करना। नेम अवेलेबिलिटी के लिए एक फॉर्म जाता है रन एलएलपी। क्या जाता है? रन एलएलपी। उसमें जाएगा, उसमें 6 नाम दिए जाएंगे अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप 6 नाम दोगे, जिसमें से कोई एक नाम वो अप्रूव करके दे देंगे। बट वो किससे मिलता जुलता ना हो, क्या ना हो, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा। चौथा स्टेप, ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। ई फॉर्म 3 जाता है वैसे, ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। पांचवा स्टेप, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट कैसे फाइल करोगे? ई फाइलिंग। कैसे फाइल करोगे? ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या कर देगा? आरओसी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देगा, कंटेनिंग एलएल पिन, कंटेनिंग एलएल पिन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। एलएल पिन क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। फटाफट 6 स्टेप बोलो, ये भी डन। छोटे छोटे टॉपिक में अभी उठा ले रहा हूं, फिर डिटेल वाले अगले 1-2 क्लासों में करेंगे आगे। नंबर 1, डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहला स्टेप बोलो ना, डिसाइडिंग पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। नंबर 2, ऑब्टेनिंग डीपिन एंड डीएससी, डीपिन एंड डीएससी। थर्ड, चेक नेम अवेलेबिलिटी। फोर्थ, ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। फोर्थ क्या बोलो? ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी बनेगा, वो बता दूंगा। पांचवा, सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, ई फाइलिंग। सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, ई फाइलिंग कर दिया, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन का कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिलिप, ठीक है ना। और ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, आरओसी सर्टिफिकेट जारी कर देगा, कैरिंग एलएल पिन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए अगला पॉइंट और करते हैं, ठीक है जी। कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। अरे ये पार्टनरशिप की तरह वाला है भैया। कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। नंबर 1, नेम ऑफ एलएलपी। नंबर 1 बोलो ना, नेम ऑफ एलएलपी। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। सर क्या मतलब? कोई कैश ले आया, कोई बिल्डिंग ले आया, कोई प्लांट एंड मशीनरी ले आया, कोई गुडविल ले आया, कोई पेटेंट ले आया, कोई ट्रेडमार्क ले आया, कोई कॉपीराइट ले आया, ये सब क्या बन गई? फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होगा, बिजनेस कौन सा करेंगे, और रूल्स गवर्निंग एलएलपी, रूल्स गवर्निंग एलएलपी। तो ये सारे क्या है? कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। क्या है बोलो? ये कोई मुश्किल है? बताओ मुझे, मुश्किल है क्या? हाँ बेटे, अरे चलिए तो फटाफट इसको रीड कर लो। कंटेंट ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, नेम ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रपोज बिजनेस, काम धंधा किस चीज का करोगे, एंड रूल गवर्निंग एलएलपी। ठीक है जी। अब आज का आखिरी टॉपिक आपके सामने आ रहा है, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। बस ये आज का आखिरी टॉपिक है बेटे, खत्म। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। सबसे पहला स्टेप क्या है? नेम रिजर्व कराओगे। क्या रिजर्व कराओगे? नेम रिजर्वेशन। अरे नाम तो लेंगे, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करते हैं नहीं करते? तो इसका नामकरण के लिए
पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। पंडित जी का क्या नाम है? आरओसी। पंडित जी को कहेंगे पंडित जी ये 6 नाम है, आप बताओ कौन सा नाम सूट करता है, तो पंडित जी बता देंगे। उसके लिए पंडित जी को दक्षिणा भी जाती है, फ्री में नाम नहीं जाता, तो आरओसी को फीस भी जाएगी। और फॉर्म जाएगा ई फॉर्म रन एलएलपी। क्या जाएगा? रन एलएलपी जाएगा, एलएलपी के नाम का पता लगाने के लिए और नाम रिजर्व कराने के लिए। ठीक है, ई फॉर्म रन एलएलपी। उसके बाद सेकंड इनकॉर्पोरेट एलएलपी। अब एलएलपी बनाओगे तो कौन सा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोलो भैया? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन सा जाएगा? फिलिप। फॉर्म नंबर फिलिप। अब फॉर्म नंबर फिलिप में क्या डिटेल होगी? एलएलपी की डिटेल जाएगी, पार्टनर्स की डिटेल जाएगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल जाएगी, कंसेंट जाएगी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की। ऑब्वियस सी बात है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या जाएगा? क्या जाएगा? पार्टनर्स की डिटेल, एलएलपी की डिटेल, पार्टनर्स की डिटेल, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल, कंसेंट पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की। और थर्ड पॉइंट क्या फाइल करेंगे? एलएलपी एग्रीमेंट। ये तो 30 दिन में कर सकते हो। ई फॉर्म 3 क्या जाएगा? बोलो ई फॉर्म 3। ये तो एलएलपी बनने के 30 दिन में भी फाइल कर सकते हो। तुरंत फाइल करना जरूरी नहीं है, कर दो तो बढ़िया, नहीं तो जिस दिन एलएलपी बनाई उसके 30 दिन में एलएलपी एग्रीमेंट फाइल कर सकते हो। डन। तो ये स्टेप भी आपका डन हो गया, तो 10th टॉपिक भी आपका डन हो गया और आज का सेशन भी आपका डन हो गया। तो आइए एक बार ऊपर चल के देखें कि हमने आज क्या खोया क्या पाया। ठीक है जी। तो आज हमने खोया तो कुछ नहीं है, बस पाया ही है सब कुछ। और अब ये जो कराया है इसको याद करके देखना है, लिख के देखना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं करोगे तो भाई मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या, भगवान भी आके आपको पास नहीं करा सकता जब तक घर बैठ के चीज़ों को याद नहीं करोगे। पर साथ साथ याद करते रहोगे तो 100% पास हो जाओगे, ध्यान रखना भाई। याद करना जरूरी है। मैं देखो मैंने इतना पढ़ा दिया आपको और ज़बरदस्त तरीके से आउटपुट दिया पहली क्लास में ही। बस आप इसको तैयार कीजिए। देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, इसको रीड। देखो मैं ज़्यादा भी आपका दिमाग नहीं लगवाऊंगा, इसको लिख लेना रीड ओनली, क्योंकि मैं आपको मेहनत ज़बरदस्ती भी नहीं करवाऊंगा। पहला टॉपिक रीड ओनली कर लो बस। सेकंड टॉपिक याद करो, आज जो करा है हमने। सेकंड टॉपिक याद करो, थर्ड टॉपिक याद करो, फिफ्थ टॉपिक याद करो। ठीक है ना, एडवांटेज कर लिया हमने। इसके बाद ये 8, 9, 10 ये हो गए ना, 8, 9, 10 हो गए ना। ठीक है ना, दिल नहीं भरता इतने में, बट ठीक है, बहुत है। ठीक है, बहुत है ना, इतना ही किया ना हमने। बाकी हम अपने कंटेंट अगली क्लास में पिक करेंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन एवरीवन। याद कीजिए कैसा रहा भैया, बता तो दो यार। रोनित बढ़िया रहा? हाँ भाई आप बताओ भाई, क्या नाम है भाई, बताइए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सब बताइए। बढ़िया रहा? तो बेटा अच्छा रहा तो आप भी अच्छे से याद कर लो यार। आप याद करते चलोगे ना साथ साथ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई एग्जामिनर पैदा नहीं हुआ आपको फेल कर जाए। बस साथ साथ याद करते रहो, पेंडिंग मत करो चीज़ों को। आज है, अब आपको पता है अगली क्लास एक दिन छोड़ के ही होगी, तो 2 दिन है आपके पास। जितना पढ़ाया उसको याद कर लो, लिख के देख लो, प्रैक्टिस कर लो, और केस स्टडी भी पढ़ते चलो साथ साथ। ठीक है ना, भरमार केस स्टडी करके जाएंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर।